लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है फोटॉन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटॉन के बारे में कि फोटॉन हमारे पास क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो है किस तरीके से एमसीक्यूज इंडिकेट में आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमारे पास आप लोग देख लें कि 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी पेश की थी। सही है। और इसने ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बॉडी है, किस तरह हमारे पास ये एनर्जी को रेडिएट करती है, इस फेनोमेना को इसने डिस्कस किया था। अब की पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी हमारे पास जो है एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट नहीं करते। इस तरह नहीं होगा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह कंटिन्यूसली एनर्जी को जो है रिलीज कर रहे हैं, बट इन डिस्क्रीट टाइनी पैकेट्स आर बंडल्स का क्वांटम। लेकिन हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास ये एक छोटा सा पैकेट एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ टाइम बाद फिर एक और पैकेट, फिर एक और पैकेट, यानी हमारे पास ये इस तरह कंटिन्यूसली छोटी छोटी पैकेट्स जो है ये रेडिएट करता रहेगा। सो कंटिन्यूटी हमारे पास यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे एनर्जी कंटिन्यूसली जो रिलीज होती है वो असल में प्लैंक ने बताया कि वो हमारे पास इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे पैकेट्स जो है इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। एक पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम हमारे पास सिंगुलर है जबकि क्वांटा हमारे पास प्लूरल है। अब यहाँ पर जो एक फोटान है हमारे पास, व्हाट इज फोटान? फोटान इज सिंपली एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है, इससे कम पैकेट हमारे पास दस्तियाब नहीं है और इस पैकेट को हम लोग फोटान कहते हैं। फोटान मीन एक छोटा सा लाइट, तो छोटा सा एनर्जी पैकेट। अब इस फोटान की जो एनर्जी है हमारे पास, वो एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अगर ये हमारे पास एक फोटान है, इस फोटान की जो एनर्जी है ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, और इक्वेशन हमारे पास ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेयर E इज इक्वल टू HF। यहाँ पर H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखी है 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34। SI में इसकी वैल्यू यही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि E इज इक्वल टू HF हमारे पास जो है, यहाँ पर आप लोग छोटा सा लिख ले E इज इक्वल टू HF, यहाँ पर H बराबर है E/F। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उलट है तो डिवीजन में अगर F है तो इसकी बजाय मैं नॉमिनेटर में टाइम लिखूंगा। अब एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया किस चीज़ का? प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये जो 6.62 वैल्यू हमारे पास है, याद रखिए कि ये वैल्यू हमारे पास जूल सेकंड में हमारे पास यही वैल्यू आती है और इसको हम बोलते हैं क्वांटम बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ से मैक्स प्लैंक ने जो है वो डिस्कवर किया, ये आइडिया हमें दिया कि हमारे पास जो एनर्जी रेडिएट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है और एक पैकेट की एनर्जी डिपेंड करती है HF पर। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर हमारे पास एक पैकेट है उसमें जो एनर्जी होगी वो हमारे पास बराबर होगी E इज इक्वल टू HF। ये एक छोटा सा पैकेट है। अगर हमारे पास इस तरह के 10 पैकेट्स हैं हमारे पास, या 5 पैकेट है, यहाँ पर कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पर एनर्जी बराबर हो जाएगी NHF। सही है, तो यहाँ पर N किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 5HF। अगर हर एक की एनर्जी हमारे पास सेम है, सो एक की एनर्जी होगी HF और एक से ज़्यादा फोटॉन्स होंगी तो वो हमारे पास E इज इक्वल टू NHF। नेक्स्ट चलते हैं। अब फोटॉन थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है पर एक्सप्लेन किया है और उसने जो है फोटॉन की थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? उसने प्लैंक की आइडिया को एक्सटेंड किया और उसने कहा कि एनर्जी हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम की शक्ल में रेडिएट नहीं होती, बट इट आल्सो ट्रेवल एज क्वांटा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लैंक ने कहा कि एनर्जी हमारे पास इस तरह एक छोटी छोटी पैकेट में रिलीज हो जाएगी। अब फिर आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि जो पैकेट रिलीज होता है हमारे पास, ये इसी तरह अपने इंडिपेंडेंटली जो है ये इस तरह जो है ट्रेवल भी करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सही है। और फिर ये जो क्वांटा है हमारे पास, ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हमारे पास है,
अगर हमारे पास ये जो जिस किस्म की भी एनर्जी होगी इसको क्वांटा बोलेंगे। अगर ये क्वांटा हमारे पास लाइट की है, लाइट का एक छोटा सा पैकेट है, तो लाइट का जो छोटा सा पैकेट होगा उसको हम फिर फोटान नेम बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोटान बोलते हैं। फोटान हमारे पास क्या है, फोटान हमारे पास एक छोटा सा पैकेट है जो हमारे पास किस चीज का है, लाइट का है। टू काइंडली गिव मी ए सेकंड। सही है। अब याद रखें कि जो फोटान हमारे पास है लाइट का एक छोटा छोटा पैकेट है, यानी जो लाइट हम कहते हैं कि ये लाइट आ रही है, असल में ये लाइट हमारे पास इस तरह छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटान बोलते हैं। सही है। तो फोटान हमारे पास इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पैकेट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के हवाले से याद रखने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटान, कि फोटान की एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी। तो फोटान की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है E इज इक्वल टू एच। सो ये हमारे पास एनर्जी हो गई। सो एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। फर्दर आप लोग याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम बोलते हैं V इज इक्वल टू एफ लेमडा, या हम स्पीड ऑफ लाइट से अगर बराबर है, अगर एक फोटान जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, सो V की बजाय हम लोग C भी लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ के बजाय हम लिख सकते हैं C डिवाइड बाई लेमडा। सो E इज इक्वल टू एच एफ के बजाय लिखेंगे एच सी डिवाइड बाई लेमडा। सो इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी जो हमारे पास है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को। सही है। अब 1 ओवर वेवलेंथ ये भी हमें पता है कि 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। सो इस ऊपर इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। सो हमारे पास एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनर्जी हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी किन चीज़ पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पर। E इज इक्वल टू एच एफ फ्रीक्वेंसी पर, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा वेवलेंथ पर, E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। सो तीन चीज़ों पर एनर्जी डिपेंड करती है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली है, एनर्जी वेवलेंथ को इन्वर्सली है, एनर्जी हमारे पास वेव नंबर को डायरेक्टली है। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डैश फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर, तो आप लोगों ने मार्क करना है ऑल ऑफ दीज। फिर हमारे पास है फोटान। अब फोटान की मास हमारे पास क्या है, रेस्ट मास। अगर लेट सपोज एक फोटान रेस्ट में इसकी मास क्या होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फोटान जो है, फोटान हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट पर मूव करती है। अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर ले कि एक चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो इसके लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए जो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि फोटान का मास हमारे पास जीरो है। अगर जीरो नहीं होगा तो इसके लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब एक और एमसीक्यू आ सकता है कि द मास ऑफ फोटान इज गिवन बाय डैश। इसके लिए हम एक इक्वेशन भी यूज करते हैं, वो हमारे पास इफेक्टिव मास है या रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास क्या है कि हमारे पास जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पर मूव करता है तो इसकी मास डायलेट होती है, और वो हम लोग जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मास का एक इक्वेशन आ जाता है। वो मास का इक्वेशन हमारे पास किस तरह होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लें, E हमारे पास बराबर है एम सी स्क्वेयर, या से अगर हम m फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा E डिवाइड बाई सी स्क्वेयर, जो ऊपर वाला इक्वेशन है। सही है। फिर E की बजाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू E के बजाय लिख ले एच एफ बाई सी स्क्वेयर। सो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक और इफेक्टिव मास ऑफ फोटान है। सो एमसीक्यूज में आएगा कि द इफेक्टिव मास ऑफ फोटान इज गिवन बाय डैश, तो आप लोगों ने ये मार्क करना है। इसको अगर हम लोग इस तरह लिखे एच एफ, एफ के बजाय मैं लिख लूँ एच सी डिवाइड बाई लेमडा, नीचे सी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइड बाई सी लेमडा। सो हमारे पास m का एक और इक्वेशन बनता है h डिवाइड बाई सी लेमडा। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये भी एमसीक्यूज में अगर ऑप्शन में ये गिवन हो तो ये मार्क कर ले, अदरवाइज अगर ये गिवन है तो आप लोगों ने इसको जो है मार्क करना है। सही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द मोमेंटम। एक प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अब मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है क्योंकि इसका एक मोमेंटम है। अगर हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू एम वी, एम के बजाय हम लोग जीरो लगा लें तो P जो है जीरो बन जाएगा। लेकिन याद रखें कि हमारे पास गलत है, मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास जीरो नहीं है, बल्कि मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है। और मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास बराबर है P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई C। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है कि द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय डैश। तो मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मोमेंटम इज इक्वल टू E डिवाइड बाई C। ये इक्वेशन भी सही है। अगर मैं लिख लूँ E इज इक्वल टू एच एफ, तो हमारे पास मोमेंटम बन जाएगा E इज इक्वल टू एच एफ डिवाइड बाई C। ये भी मोमेंटम का इक्वेशन है। अगर एफ के बजाय मैं लिख लूँ इस इक्वेशन में C डिवाइड बाई लेमडा, तो हमारे पास बन जाएगा H C डिवाइड बाई लेमडा, और C दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। सो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सो P इज इक्वल टू E बाई C, ये भी इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू एच एफ बाई C, ये भी सही है। और P इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। सो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटान। मोमेंटम ऑफ फोटान इस चीज के बराबर है। नेक्स्ट स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास ये है कि मोमेंटम जो भी हो, इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हो, इसका वेवलेंथ जो भी हो, इसका वेव नंबर हमारे पास जो भी हो, लेकिन याद रखें कि सारे प्रोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जो हमारे पास बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिए कि ये वैल्यू अगर आप लोग इस तरह लिख ले 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में इस तरह है और मीटर पर सेकंड में हमारे पास इस तरह है। सही है। अब चार्ज हमारे पास क्या है, याद रखिए कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि F इज इक्वल टू QVB। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो इस पर फील्ड हमारे पास, इस पर फोर्स हमारे पास जीरो होगा। याद रखिए क्योंकि इस पर चार्ज हमारे पास जीरो है। सो फोटॉन्स आर व्हाट, फोटॉन्स आर चार्जलेस। इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। अब पार्टिकल वेव डुअलिटी, ऑल फोटॉन जो है, याद रखिए कि पार्टिकल वेव डुअलिटी हमें ये बता देते हैं कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं जो वो हमारे पास वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक करते हैं। सो अगर आपको कहे कि फोटॉन हमारे पास क्या है, सो फोटॉन वेव भी है और फोटॉन हमारे पास पार्टिकल भी है। कुछ पेनामिनाज में वेव की तरह एक करते हैं और कुछ पेनामिनाज में, कुछ एपेक्स में ये हमारे पास पार्टिकल्स में पार्टिकल की तरह एक करते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग कुछ पेनामिनास पढ़ेंगे, कुछ एपेक्स पढ़ेंगे, पार्ट कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, पेयर इनहिलेशन। उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि किस इफेक्ट में ये किस तरह काम कर रहा था, आया ये वेव था या ये हमारे पास पार्टिकल है। ये प्रोटॉन बिल्कुल हमारे कुछ दोस्तों की तरह है, जो कभी कभी दोस्त बन जाते हैं और कभी कभी सांप बन जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, दोस्त दोस्त कब होगा और दोस्त सांप कब होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटॉन हमारे पास कभी कभी वेव होगा और कभी कभी पार्टिकल की तरह होगा। कभी हमारे पास ये दोस्त होगा और कभी ये हमारे पास सांप होगा। डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, डिपेंड हमारे पास सिचुएशन पर करेगा। अगर हमें इनकी ज़रूरत है तो ये सांप होंगे, अगर उनको हमारी ज़रूरत है फिर वो दोस्त होंगे। सही है। कुछ प्रॉपर्टीज लाइक मोमेंटम, कोलिजन, यहाँ पर देख ले कि वेव लाइक, इंटरफेरेंस, डायरेक्शन, पोलराइजेशन, वहाँ पर ये वेव लाइक। और एनर्जी और मोमेंटम और कोलिजन, जब कोलिजन की बात आती है मोमेंटम और एनर्जी की, तो फिर हमारे पास पार्टिकल्स की तरह एक करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये फार्मूले ये समराइज कर ले आप। E इज इक्वल टू एच एफ, ये एनर्जी के लिए है, एच सी डिवाइड बाई लेमडा या एच सी वेव नंबर, जहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, वी फ्रीक्वेंसी है, या कभी हम इसको पी लिखते हैं। ये वी जो है असल में ये है और इसको हम म्यू बोलते हैं। वेवलेंथ है। मोमेंटम बराबर है एच डिवाइड बाई लेमडा, या मोमेंटम बराबर है ई बाई सी, या ई के बजाय लिख ले एच एफ बाई सी। सही है। तो ये सारे मोमेंटम की रिलेशन है। अब यहाँ पर देख ले रिलेशन बिटवीन एनर्जी, तो एनर्जी जो है इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली है और वेवलेंथ को इनवर्सली है। सही है। सो ये रिलेशन हो गई। सो ये टेबल आप लोग याद रख ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट एमसीक्यू। अब प्रोटॉन
याद रखिए कि प्रोटॉन, क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि प्रोटॉन हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल होंगे, जबकि वेव थ्योरी हमें बताती है कि वेव हमारे पास प्रोटॉन क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस मूव करेंगे। लेकिन याद रखिए कि प्रोटॉन थ्योरी हमें क्वांटम थ्योरी बताती है कि प्रोटॉन हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट है और इसकी एनर्जी EH के बराबर होती है। सही है। जब प्रोटॉन पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी इंटेंसिटी किस चीज के बराबर होगी, फिर इंटेंसिटी याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करते हैं, जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब प्रोटॉन वेव की तरह एक्ट करेगा तो फिर वहां पर याद रखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोटॉन हमें एनर्जी का नहीं पता है जब वेव की तरह एक्ट करती है, लेकिन एक एक प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है, जब ये प्रोटॉन की तरह एक्ट करती है वो हमारे पास बराबर है E=hf। अब कहाँ पर ये प्रोटॉन की तरह एक्ट करेगा, वो पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमारे पास छोटे छोटे प्रोटॉन्स होते हैं। सही है। वेव की पार्टिकल की तरह ये एक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इन केसेस में हमारे पास प्रोटॉन जो है इट एक्ट एज अ वेव। सही है। तो ये आप लोग याद रखें। तो ये हमारे पास अगेन प्लैंक क्वांटम थ्योरी की जो समरी है जो टेक्स्ट बुक में है, E=NHF, E=HF, P=mc। सही है। और यहाँ पर मोमेंटम असल में बराबर है P=mv। सो जब स्पीड ऑफ लाइट हो तो v की बजाय हम लोग c लिखेंगे। फिर इस तरह E=mc² के बराबर है, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा E/c²। तो यहाँ पर E/c² इंटू c दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो E/c हमारे पास मोमेंटम का जो इक्वेशन है वो असल में यहाँ से आया है। सो P=E/c, E=hf और फिर hc/λ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, h/λ। सो मोमेंटम बराबर है h/λ। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि डिफरेंट इक्वेशन आप डिफरेंट सिनारियोज में यूज करेंगे। E=P/E/c, एनर्जी गिवन हो तो डायरेक्टली मोमेंटम इस तरह फाइंड करेंगे, लेकिन P=h/λ जब वेवलेंथ गिवन हो तो आप लोगों ने फिर ये वाला इक्वेशन जो है डायरेक्टली यूज करना है। सो आप लोगों ने इसको देखना है। ये अगेन दोबारा सेम चीज है, इट इज बीन रिपीटेड। सही है। अब प्रोटॉन और पार्टिकल में क्या फर्क है, पार्टिकल हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन हमारे पास वेव होते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि प्रोटॉन का स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो इसकी मास 0 होगी। पार्टिकल हमारे पास, पार्टिकल की हमेशा मास होती है मास ग्रेटर देन 0। इसका जो मास हम फाइंड करेंगे इफेक्टिव मास E बराबर m/c², जबकि इसके लिए हम यूज मास डायलेशन का फार्मूला यूज करते हैं, m=m0(1 - v²/c²। ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जबकि कोई भी पार्टिकल हमारे पास याद रखे कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मोशन नहीं कर सकता, इसकी स्पीड हमेशा c से कम होगी। प्रोटॉन पर चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल पर हमारे पास चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर मोमेंटम P=E/c होगा जब हमारे पास प्रोटॉन होगा या वेव होगा, और पार्टिकल की मोमेंटम हमारे पास बराबर होती है P=mv या P=√2m के, जहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², जहाँ पर ज्यादा एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज इसकी चार्ज हमारे पास 0 है। F=E/Q, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है, यहाँ पर Q 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स जब ऑब्जेक्ट पर होता है तो F=QEB, Q 0 होगा तो F हमारे पास 0 होगा। सो प्रोटॉन पर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर में भी हो सकता है कि पार्टिकल अगर चार्ज 0 है तो फोर्स 0 होंगे, अगर चार्ज हमारे पास 0 नहीं है पार्टिकल पर, फोर्स हमारे पास 0 नहीं होंगे, लेकिन प्रोटॉन पर हमेशा फोर्सेस 0 होंगे। अगर MCQ आ जाए कि फाइंड द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फाइंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर ये मोमेंटम है। सो P=E/c, ये इक्वेशन आप लोग याद रखें, ये इक्वेशन आप लोगों ने यूज करना है। सही है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू E/c, E इज इक्वल टू, यहाँ पर एनर्जी गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 मल्टीप्लाइड 10⁻⁸। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने याद करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लिखते हैं 3 × 1.6 × 10⁻⁻19।
डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, ये -8 बन जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 आंसर आ जाएगा। याद रखिए कि इस तरह की इक्वेशन एमसीक्यूज पेपर में आती है ईटा में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग देख ले, डायरेक्टली हमारे पास कटिंग हो जाती है। अब कॉमन एग्जाम ट्रिक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। एग्जाम में पोटान के हवाले से जो एमसीक्यूज आते हैं वो हमारे पास ये है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, वो आप लोग को इस तरह ट्रिक करेंगे कि पोटान है जीरो रेस मास, हेंस दे हैव जीरो मोमेंटम, कि पोटान का मास तो जीरो है, इसका मोमेंटम जीरो है नहीं। याद रखिए कि पोटान का जो मोमेंटम है वो जीरो नहीं है। पोटान जो है वेव की तरह एक करता है और इसका मोमेंटम जो है बिल्कुल अभी हम लोगों ने फाइंड किया है P = E/c। सो पोटान का मोमेंटम है, पोटान का मोमेंटम जीरो नहीं है। अब फिर आप लोग कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एनर्जी, एक रेड पोटान है और ब्लू पोटान है। तो याद रखिए कि E = HF या E = hc/λ। एनर्जी जो है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है या वेवलेंथ पर, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। सो विप गियर फार्मूला आप लोग यूज़ कर लें, विप गियर। इसके बाद इंफ्रारेड होता है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, बात हो रही है रेड और ब्लू की, तो ये रेड है और ये ब्लू है। ब्लू की एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि इसका वेवलेंथ हमारे पास कम है। सही है। If intensity applied is double, what happen to energy of each photon? अगर हम इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो एनर्जी को हमारे पास एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि फोटान एक्ट एज अ वेव। यहाँ पर जो एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ फोटान से। नंबर ऑफ फोटान जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। सही है। सो जब एनर्जी हम लोग ज़्यादा करते हैं तो याद रखें कि हमारे पास क्या होगा, एनर्जी हमारे पास तब इफेक्ट होगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है, क्योंकि E = HF है। सही है। याद रखिए कि इंटेंसिटी हमारे पास, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि इंटेंसिटी हमारे पास रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते कि प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लें कि जब हम लोग इक्वेशन यूज़ करते हैं, सही है, इस तरह आ जाए, ये एक ट्रिक है न्यूमेरिकल। फाइंड द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। क्या फाइंड करना है, एनर्जी। सो E = HF और गिवन क्या है, वेवलेंथ, सो hc वेव नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि वेवलेंथ को आप लोगों ने नैनो हटाना है, यहाँ से 620 नैनो की वैल्यू लिख ले और मीटर, फिर h की वैल्यू SI में लिख ले और c की वैल्यू SI 3 × 10⁸, तो फिर आप लोग का आंसर सही आएगा। लेकिन अगर वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर देख लें, गिवन वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर में हो, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, hc की वैल्यू भी इस तरह लिख सकते हैं। hc के बजाय आप लोग फिर लिख सकते हैं 1242। ये 1242 हमारे पास क्या है, तो ये आप लोग देख ले, जब h प्लांक कांस्टेंट है हमारे पास और c हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर जब आप लोग नैनोमीटर में एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास क्या हो, वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में गिवन हो, तो फिर hc की वैल्यू जो हमारे पास है h 6.6 × 10⁻34 और फिर 3 × 10⁻8। जब ये जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को आप लोग जो है नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, इस दोनों की वैल्यू हमारे पास 1242 आती है। तो आप लोग डायरेक्टली अगर नैनोमीटर से E = hc/वेवलेंथ, अगर नैनोमीटर से डायरेक्ट आप लोगों ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, तो याद रख लें कि hc की वैल्यू हमारे पास फिर क्या है, 1242। ये शॉर्टकट है, ये आप लोग याद रख लें। कॉन्सेप्चुअल ट्रैप, डू ऑल प्रोटॉन्स हैव द सेम स्पीड। आपको कहेंगे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सबका स्पीड सेम होगा कि डिफरेंट, आपको कहेंगे कि सबका स्पीड सेम होगा। सही है, एनर्जी पर ये स्पीड डिपेंड नहीं करता। बाकी ये एनर्जी की E = HF और hc/λ, ये इक्वेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली और
बाकी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यूज़ होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटान। ये था हमारा आज का फोटान। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर जारी है। दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हमारे पास एक इफेक्ट है और यहाँ पर टर्म है फोटो। फोटो मीन लाइट, इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रॉन। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर हम एक मेटल ले ले, लेट सपोज ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इस पर फोटो पड़ जाए। फोटो मीन ये फोटो टर्म जो है ये हमारे पास लाइट के लिए है। अगर एक मेटल सरफेस पर हमारे पास फोटो मीन्स लाइट पड़ जाए तो क्या होगा कि इस मेटल से हमारे पास ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इजेक्ट होंगे, ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। अगर हम एक मेटल ले ले और इस मेटल सरफेस पर हमारे पास लाइट पड़ जाए तो इस लाइट की पड़ने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल बाय मींस ऑफ लाइट। सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रोसेस हमारे पास एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी को जो नाम हर्ट्ज दिया गया है यूनिट का, ये भी इस हर्ट्ज की वजह से दिया गया है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फेनोमेना हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर ये जो इंसिडेंट लाइट है, अगर ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इसकी इंटेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर कोलिजन्स हमारे पास ज़्यादा होगी और जब कोलिजन्स हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास ज़्यादा निकलेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट भी हमारे पास ज़्यादा होगी। सो करंट इंक्रीज हो जाता है। याद रखें कि हमारे पास जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, छोटा सा सेटअप हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक मेटल सरफेस रख लेते हैं। इस मेटल सरफेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग लाइट जो है इसको दिखाते हैं लाइट को, ताकि इस पर लाइट पड़ जाए। जैसे यहाँ पर लाइट पड़ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जब यहाँ पर हम लोग लेट सपोज पॉजिटिव प्लेट अटैच कर ले, यहाँ पर नेगेटिव के साथ ही अटैच कर ले, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास पास होगी और हमारे पास ये वोल्टमीटर जो है ये रीडिंग शो करेगा और हमारे पास मिलिएम्पेयर में जो करंट है वो हमारे पास करंट जो है प्रोड्यूस होगा। सही है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास, याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और पॉइंट हमारे पास है कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। माय मिस्टेक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केस पर ये बेस है। इसका मतलब क्या है कि ये फोटॉन आएंगे हमारे पास, इसकी कुछ एनर्जी होगी, जब ये टकराएगी तो ये कुछ एनर्जी हमारे पास जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक्सेप्ट करके यहाँ से रपा दपा हो जाएंगे, इंजेक्ट हो जाएंगे। सो इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग, पहला जो टर्म है ये हमारे पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। इसको हम इस साइंस से साई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है तो ये मेटल सरफेस पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने बाहर की तरफ निकालना है तो इसके लिए जब लाइट इस पर पड़ेगी तो इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस जो होते हैं, ये इनके बीच हमारे पास छोटा सा फोर्स होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोगों ने सरफेस से बाहर निकालना है तो जब सरफेस से बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए। अब ये जो एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी अगर हमारे पास एटम है, एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम टू सेम हमारे पास वर्क फंक्शन है।
लेकिन यहाँ पर हम एटम के बजाय मेटल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। सही है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी एटम से रिलेटेड है, वर्क फंक्शन हमारे पास मेटल से रिलेटेड है। अब ये वर्क फंक्शन हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? वर्क फंक्शन मीन एनर्जी इसको चाहिए, और एनर्जी हमारे पास बराबर होती है एच एफ। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करते हैं मेटल से तो क्या होगा हमारे पास कि लेट सपोज ये मेटल सरफेस है, इसके लिए लेट सपोज 10 जूल एनर्जी चाहिए। अगर यहाँ पर इस वेव के साथ 9 जूल एनर्जी है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अगर लेट सपोज इसके लिए इस एटम की 10 जूल एनर्जी है हमारे पास तो तब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव होगा। ये एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अब ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन E इज इक्वल टू एच एफ। अब एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। सो ये यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वर्क फंक्शन हमारे पास बराबर होता है E इज इक्वल टू एच एफ, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। एफ की बजाय C बाई एफ लेमडा लिख लें तो ये जो वेवलेंथ बनेगा ये भी हमारे पास होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर हम लोगों ने वर्क फंक्शन को फाइंड करना है, ये नॉट यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट में है। सो यहाँ पर आप लोग देख ले वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ, या एच एफ के बजाय आप लोग लिख ले एच सी डिवाइड बाई लेमडा। अगर आप लोगों ने वर्क फंक्शन को फाइंड करना है तो याद रखिए कि इस वेवलेंथ को आप लोगों ने मीटर में लिखना है, सी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, एच आप लोगों ने लिखना है 6.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -29 जूल सेकंड, ऐसा में ही लिखने हैं। सही है। लेकिन अगर आप लोगों को वेवलेंथ जो है याद रखे कि ये एंगस्ट्रॉन में गिवन हो, किस चीज में गिवन हो? एंगस्ट्रॉन में गिवन हो, और आप लोगों ने वर्क फंक्शन, यहाँ पर मैं दोबारा इसको लिखूंगा, कैन आई गेट सम स्पेस, यहाँ पर मैं खाली जगह बनाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख लें वर्क फंक्शन बराबर है एच सी डिवाइड बाई लेमडा। अगर एसआई में है तो बात ठीक है, ये तीनों एसआई में लिख ले, आंसर आप लोगों के पास वर्क फंक्शन जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है और वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉन में गिवन हो और ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो डायरेक्टली आप लोगों ने एच सी की वैल्यू जो है याद रखने, ये आप लोगों ने रटनी है 12,400 इस इक्वेशन में लिखना है। अगर ये आप एच सी के बजाय 12,400 लिख ले और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में गिवन हो उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉन में लिख ले तो डायरेक्टली आप लोग के पास जो आंसर है वो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये बाज़ औकात बहुत ही कम इक्वेशन, बहुत ही कम न्यूमेरिकल में ये एमसीक्यूज यूज होता है, दिस इज अ ट्रैप, लेकिन याद रखते हैं कि ये हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने याद रखनी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग देख रहे, लेट सपोज 3 सरफेस है हमारे पास। सही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए लेट सपोज जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास है 10 जूल। अगर हमारे पास एक वेव आ जाए और इसकी एनर्जी 9 जूल हो तब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हमारे पास नहीं होगा। अगर 10 जूल हो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर 11 जूल के साथ वाला एक लाइट आ जाए, फोटॉन आ जाए, फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब यहाँ पर एनर्जी 9 जूल है, यहाँ पर 10 जूल, यहाँ पर है 11। एनर्जी बराबर है एच एफ की। अगर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो रही है, 10 से 11 हो गई, इसका मतलब है कि एनर्जी की ज़्यादा का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। अगर एनर्जी कम हो जाती है 9 जूल तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। तो इस 10 जूल यानी जो वर्क फंक्शन हमारे पास है उस पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस फ्रीक्वेंसी से जब वैल्यू कम हो जाएगी, इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई, इट मीन्स कि एनर्जी भी कम हो गई, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई इसका मतलब है एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। तो एक ऐसी सबसे कम वैल्यू जिसके बाद और इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर वैल्यू कम होगी तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन। अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी होगी फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिमूव होंगे। सो
फोटो इलेक्ट्रॉन्स की दे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई की दे फ्रीक्वेंसी या बराबर होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए। एनर्जी हमारे पास वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए या वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनता है। यहाँ पर जब थ्रेशोल्ड हम टर्म यूज करते हैं तो ये हम मिनिमम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब लेट सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिमूव है अगेन सेम, इसके लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। यहाँ पर एनर्जी 9 जूल है, यहाँ पर एनर्जी लेट सपोज 11 जूल है। तो 9 जूल एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। 10 जूल एनर्जी बराबर है तो हमारे पास सीधा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। 11 जूल एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और एक ख़ास एनर्जी की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाएगा। अब जैसी जैसी एनर्जी ज़्यादा होती है, अब मिनिमम ये जो एनर्जी चाहिए इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन। सही है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, थ्रेशोल्ड। अब जब थ्रेशोल्ड से एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास या इक्वल होगी या बराबर होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब जैसी एनर्जी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, आगे बढ़ते जाइए, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही। अब जब हमारे पास एनर्जी 10 से 11 हो गई, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इंक्रीज हो गई। सो जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड से कम है, ये एफ हमारे पास एफ डैश से कम है, तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अब जबकि एनर्जी 10 से 11 हो गई, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, कम। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेवलेंथ 100 है तो यहाँ पर वेवलेंथ हमारे पास 90 होगा, यहाँ पर वेवलेंथ हमारे पास 110 होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि जैसी जैसी एनर्जी 10 से 11 हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर 10 से हम एनर्जी को 11 करते हैं तो यहाँ पर वेवलेंथ 100 से कम होगा। तो जैसी एनर्जी ज़्यादा होती है वेवलेंथ कम होता है। तो थ्रेशोल्ड, ये जो वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड से वेवलेंथ जो है कम हो जाए, थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो, गिवन वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सो अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से वेवलेंथ कम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर थ्रेशोल्ड से हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की लिए शर्त हमारे पास ये है कि वेवलेंथ हमारे पास थ्रेशोल्ड से क्या हो, थ्रेशोल्ड से हमारे पास वेवलेंथ कम हो या इक्वल हो। याद रखें कि उलट है, एनर्जी और फंक्शन इक्वल की या बराबर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की इक्वल या बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, जबकि वेवलेंथ हमारे पास कम या इक्वल होनी चाहिए अप टू थ्रेशोल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब थ्रेशोल्ड से वेवलेंथ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, और फंक्शन से एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास मेटल सरफेस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब लेट सपोज 10 जूल एनर्जी का एक फोटॉन आ गया, 10 जूल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकलेगा, इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। लेट सपोज 1 जूल है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सरफेस पर आएगा और फिर इस तरह मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 9 जूल। यानी जितनी एनर्जी आ जाती है कुछ वर्क फंक्शन में यूज होती है और कुछ हमारे पास एटम जो है सरफेस से निकलता है और एक खास काइनेटिक एनर्जी से चला जाता है। सो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एनर्जी आ जाती है इंसिडेंट फोटॉन, तो इसकी एनर्जी दो चीज़ों में खर्च होगी, एक हो जाएगा वर्क फंक्शन और दूसरा हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो मेटल की बहुत ही अंदर पड़ा है तो फिर उस मेटल को सरफेस में लाने के लिए भी हमारे पास क्या चाहिए, वो एनर्जी चाहिए। उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो वर्क फंक्शन होगा और फिर इलेक्ट्रॉन एक खास काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाएगा। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी 3 चीज़ों में यूज होती है। E is equal to work done to move object from inside to surface plus to electron removed from the surface work function
प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एपीएससी में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जस्ट सरफेस पर पड़ा है तो एटम आएगा तो जस्ट एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में यूज होंगे। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, उसके लिए एक इक्वेशन को लिखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है। यहाँ पर आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा एक खास एनर्जी के साथ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा जिसमें वर्क फंक्शन जो एच एफ नॉट के बराबर है, और बाकी इलेक्ट्रॉन एक खास काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाएगा जो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी एनर्जी की प्रोटॉन खर्च हो गई, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच एफ इंटू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ से आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी एच एफ माइनस एच एफ नॉट। एच आप लोग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, एफ माइनस एफ नॉट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई। सही है। अब ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक हो जाएगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब एक प्रोटॉन आएगा और मेटल सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, ओवर फंक्शन में सारी एनर्जी खर्च हो जाए, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो काइनेटिक एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन याद रखें कि ये हमेशा हमारे पास जीरो के बराबर होगी या ग्रेटर देन जीरो और इक्वल और लेस देन एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन सही है। अब अगर आप लोगों को कहे कि वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किस चीज के बराबर हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप लोगों ने वेलोसिटी को फाइंड करना है तो इस एच एफ नॉट को यहाँ पर शिफ्ट कर ले, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एच एफ माइनस एच एफ नॉट डिवाइड बाई एम और अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास फार्मूले में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो ऊपर की बात है यहाँ पर दोबारा है। लेट सपोज ये मेटल सरफेस है, अगर एक प्रोटॉन आ जाए और उसकी एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन के बराबर हुई, एच एफ नॉट हमारे पास क्या है, दिस एच एफ नॉट इज एक्चुअली द वर्क फंक्शन। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल से सरफेस पर आएगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो एटम आए, प्रोटॉन आएगा विद एनर्जी ई, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाएगा, कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च होगी और बाकी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है वो दो चीज़ों में खर्च हो गई, प्लस वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन प्रेजेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो हमारे पास यही है। सही है। तो दिस इज द इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो रीअरेंज कर लें, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इसको लिख सकते हैं, एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट भी इसको लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब है कि जस्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमारे पास नहीं आ गई। सो वर्क फंक्शन हमारे पास बराबर है एच एफ नॉट या एच सी डिवाइड बाई लेमडा। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए, अगर हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, जो वेव्स आ रही है इसकी इंटेंसिटी को हम लोग ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। याद रखिए कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं और फ्रीक्वेंसी को सेम करते हैं तो करंट हमारे पास इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं।
अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रही है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमूव होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिमूव होंगे तो करंट हमारे पास जो है वो भी ज़्यादा बनेगा, करंट हमारे पास इंक्रीज होगा। सही है, तो ये हमारे पास करंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी ये थी तो करंट हमारे पास इंक्रीज हो रहा था। सही है, अब जब हम इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, करंट भी हमारे पास इंक्रीज होता है। लेकिन याद रखें कि अप टू सम लिमिट होगा, लिमिट के बाद फिर हमारे पास ये कांस्टेंट होगा। सही है, ये जो करंट है जो हमारे पास फिर इंक्रीज नहीं होता, इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। और जब हम पोटेंशियल को उल्टा करते हैं तो फिर हमारे पास करंट डिक्रीज होता है और एंड में जीरो हो जाता है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या है उसको थोड़ा सा टच दे देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इसको जो है हम लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज लाइट आ गई हमारे पास, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह पॉजिटिव प्लेट को आएंगे और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर करंट हमारे पास बनेगा। अब जैसे हम इस लाइट की इंटेंसिटी को जो है इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो इंटेंसिटी मीन कि अब अगर एक प्रोटॉन आ रहा था तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, प्रोटॉन आएंगे। अगर 2 प्रोटॉन आ रही थी तो अब 10 प्रोटॉन आएंगे। अब जब यहाँ पर ज़्यादा प्रोटॉन आएंगे तो कोलिजन हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कोलिजन की वजह से ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास ये इंक्रीज होंगे। पॉइंट नंबर 2, अब जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस सरफेस से निकल जाते हैं लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है, जिसको मैं इस नए कलर से शो करूंगा, और ये यहाँ पर क्राउड बना देते हैं लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर पॉजिटिव पर जस्ट वो इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके साथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा करने के लिए अगर इस पॉजिटिव को मैं इंक्रीज कर दूँ, पॉजिटिव टर्मिनल की करंट को मैं इंक्रीज कर दूँ, तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जिनकी छोटी छोटी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है, तब ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसकी इंक्रीज करंट हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो अगर इस बैटरी को जो मैंने पोटेंशियल अटैच किया है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन को, दोज भी है लो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से निकले है उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर पहुंच जाए, तो इसकी वजह से करंट इंक्रीज हुआ। अब एक टाइम आएगा जब वी को हम इतना इंक्रीज कर देते हैं कि फिर जितनी सारी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ खींचेगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसको ये अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास करंट ज़्यादा नहीं होगा, करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसकी और जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह नहीं करेगा कि इस मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को जस्ट अट्रैक्ट करेगा। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी फिक्स रख के हम लोग और पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम आएगा कि फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास करंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये सारा पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर पोटेंशियल और करंट की बात कर ले तो ये हमारे पास इंक्रीज होता है लेकिन एक टाइम पर फिर हमारे पास और इंक्रीज उसमें नहीं आता। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग निगेटिव कर ले और इसको हम लोग पॉजिटिव कर ले, तो फिर हमारे पास किस तरह का सिनेरियो होगा। अगर ये जो टर्मिनल है इसको निगेटिव कर ले तो अब हमारे पास मसला हमारे पास ये आएगा, जब हमारे पास ये जो करंट बन रहा है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन ये निगेटिव है, ये निगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पर आएगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। अब इसको जब हम इंक्रीज करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल को तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अब
और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, बहुत बहुत कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक टाइम आएगा जब हम इस पोटेंशियल को इतना बढ़ा देते हैं कि कोई एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन में जो है खर्च हो जाती है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता और ये करंट ज़ीरो हो जाता है। तो इस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक स्पेक्स वैल्यू हमारे पास होती है नेगेटिव में। तो ये आप लोग याद रखें, सही है। तो जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इससे करंट हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखिए एमसीक्यूज में आएगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज की वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज की वजह से याद रखें कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होती। आपको कहेंगे कि इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर ले तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है जो बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, सही है, तो देयर विल बी नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का याद रखें कि फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, करंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है वो भी करंट हमारे पास इंक्रीज होगा। ये आप लोग याद रखें कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ग्रेफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फिर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहाँ पर देख ले, फ्रीक्वेंसी को हम ज़्यादा करेंगे, करंट कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ग्राफ किस तरह आएगा, ग्राफ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, बिकॉज करंट और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, फ्रीक्वेंसी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, ये आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर किस तरह डिपेंड करते हैं, ये मेटल सरफेस है, फोटान आ गया, उसकी इनर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थोड़ी सी एनर्जी और फंक्शन में खर्च होगी, बाकी एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में अपीयर होगी। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वाइल द इंटेंसिटी जो हमारे पास है वो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इन दोनों में आप लोगों ने गलत नहीं होना, सही है। ब्राइटर लाइट काजेज इंक्रीज इन करंट। ब्राइटर लाइट मीन जिस तरह ब्राइट लाइट हो, ब्राइटर लाइट मीन कि उसकी इंटेंसिटी हाई है, तो इसकी वजह से करंट हमारे पास हाई होगा, क्योंकि रीजन ये है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। एमसीक्यूज में आएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इंडिपेंडेंट है तो ये किस चीज पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी पड़ती है मेटल सरफेस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की निकलने में जो इतना टाइम लेता है वो हमारे पास है 10⁻⁹ अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। अगर यहाँ पर देख ले, इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी, डबलिंग द इंटेंसिटी डबल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल होंगी। याद रखिए कि इंटेंसिटी हमारे पास रिलेटेड है किस चीज से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, लेकिन करंट हमारे पास डबल होगा। याद रखें कि इंटेंसिटी को जब हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डबल होगी नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये टोटली गलत है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इंटेंसिटी जस्ट फोटॉन्स नंबर्स को इफेक्ट करती है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करती है, सही है।
तो एनर्जी और इंटेंसिटी में आप लोग डिफरेंस नोट कर लें। फिर हमारे पास है वेवलेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी। रेड लाइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू लाइट से, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। ब्लू लाइट जिस अगर यहाँ पर देख ले वीप गियार, ये वायलेट के साथ लिख ले अल्ट्रा वायलेट, रेड के बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी हमारे पास लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होती है। एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेवलेंथ हमारे पास ज्यादा होगा। ये तीन चीजें आप लोग नोट कर लें। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखें कि ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रुथ हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये मेटल सरफेस है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो अपोजिट साइड पर जो मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा वो भी मुझे ज्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने पीछे की तरफ धकेलना है ताकि यहाँ पर ना पहुंचे। तो जितनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी हमारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। सही है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इंटेंसिटी का। जब हम लोग वी नॉट और इंटेंसिटी का बात करते हैं तो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। वी नॉट जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, जबकि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। ये आप लोग नोट कर ले। यहाँ पर एक और ग्राफ हम लोग ऊपर बनाएंगे यहाँ से, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जिस तरह फोटो इलेक्ट्रॉन्स का था। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह एक और मेटल विद हायर वर्क फंक्शन है लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देख ले वर्क फंक्शन बराबर है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट। सही है। हायर वर्क फंक्शन मीन कि ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। इट इज बोथ डायरेक्टली रिलेशन। सही है। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। ये अगेन ये एच सी वैल्यू है 1240 हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी की बात होगी और वेवलेंथ नैनोमीटर में होगी, तो इसके लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन जो है यूज करते हैं। सही है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये इस तरह का इक्वेशन है। जब इलेक्ट्रॉन आता है कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास होगी तो ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर आप लोग ये पर वर्क फंक्शन माइनस एच एफ, यहाँ पर आप लोग देख ले एच एफ की बजाय अगर आप लोग लिख ले एच सी डिवाइड बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग देख लें ये वर्क फंक्शन आप लोग जूल में लिख लें एच सी बी एच जूल सेकंड, सी मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ मीटर में लिख ले तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जूल में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई वेव नंबर माइनस वर्क फंक्शन। अगर ये वर्क फंक्शन आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो इसकी वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है और वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में हो, तो फिर एच सी की वैल्यू आप लोगों ने डायरेक्टली 1240 लिखनी है। 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर भी आप लोगों का डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सही है। इस एमसीक्यूज को अगले स्टेप में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉम्पटन इफेक्ट आती है, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास है द चेंज इन वेवलेंथ बिटवीन अ स्कैटर एक्सरे एंड इंसिडेंट एक्सरे, और इस चेंज इन वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पर देख ले, लेट सपोज हमारे पास एक वेव आ रहा है एक्सरे और वो एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है, तो हिट के बाद हमारे पास ये जो एक्सरे होगा इसको हम लोग ये स्कैटर हो जाएगा। सो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे इस एक्सरे को स्कैटर एक्सरे।
और ये जो एक्स रे आ गया इसने हिट किया, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एक्स रे। अब जब हमारे पास एक्स रे एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है तो इस स्कैटर एक्सरे की वेवलेंथ में हमारे पास चेंज आ जाती है, और उस चेंज इन वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये हमारे पास इंसिडेंट एक्सरे प्रोटॉन है या प्रोटॉन है, इसका एक वेवलेंथ होगा। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है तो हमारे पास कोलिजन अकर होगा। ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और एक खास एनर्जी के साथ चला जाएगा। अब ये एनर्जी कहाँ पर आ गई, ये एनर्जी कहाँ से आ गई, ये एनर्जी ये प्रोटॉन एक्सरे है ये उसको देगा। अब जब ये इसको एनर्जी देगा तो इसकी खुद की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी अपनी एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो गई। अब जब डिक्रीज हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी डिक्रीज हो गई, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है इट मीन वेवलेंथ हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो इनिशियल हमारे पास एक वेवलेंथ था, फिर उसका फाइनल एक वेवलेंथ होगा। सो फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो चेंज आया है डेल्टा लेम्डा का, इस चेंज इन वेवलेंथ को, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और इसका इक्वेशन हमारे पास है h डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कास थीटा। यहाँ पर जो h है हमारे पास दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, और ये जो एम नॉट है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये c जो है ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास इंसिडेंट प्रोटॉन का और स्कैटर प्रोटॉन का हमारे पास एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। इनिशियली ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब हमारे पास ये स्कैटर हो गई, तो ये जो एंगल बन गया है ये हमारे पास जी वाली थीटा है जो स्कैटर प्रोटॉन हमारे पास ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल एक कोलिजन का प्रोसेस है जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को जो है फॉलो करेगा। इसकी कुछ एनर्जी होगी, स्कैटर प्रोटॉन की भी एनर्जी होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास स्कैटर से कम होगी, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की भी हमारे पास स्कैटर से कम होगी। अब एनर्जी हमारे पास बराबर है E इज इक्वल टू एच एफ विच इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा। एनर्जी जो है वेवलेंथ को इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो स्कैटर की फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम है, लेकिन इसका वेवलेंथ हमारे पास इनिशियल से ज़्यादा होगा, और ये जो चेंज आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन एनर्जी गेन करता है, यहाँ पर देख ले इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, और वही एनर्जी कहाँ चली जाती है, वही एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर देता है। सही है। सो ये हमारे पास सिंपल सा कॉम्पटन इफेक्ट था। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में होता है, सो इसकी एनर्जी हमारे पास जीरो होती है, और ये जो प्रोटॉन है ये एक खास एनर्जी के साथ आ रहा होता है, इसकी एक खास फ्रिक्वेंसी होती है, सो इसकी एनर्जी हमारे पास बराबर होती है E इज इक्वल टू एच एफ। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि रेस्ट मास आप, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है, लेकिन इसकी रेस्ट मास की एनर्जी हमारे पास होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें ओवरऑल हमारे पास कोलिजन से पहले क्या होता है, इस साइड को देख लें, लेफ्ट साइड हमारे पास बिफोर कोलिजन है और राइट साइड हमारे पास आफ्टर कोलिजन है। सो एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन जो एच एफ के बराबर है प्लस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएगी आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ अ स्कैटर प्रोटॉन, जो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ डैश के बराबर है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू एच एफ प्लस E प्लस एच एफ डैश। सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई विच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर एच एफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी है। सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकाइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, एच एफ डैश जो है ये स्कैटर प्रोटॉन की एनर्जी हो गई। अब यहाँ पर आप देख ले ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो है फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, ये बराबर हो जाएगी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ स्कैटर प्रोटॉन आफ्टर कोलिजन।
सही है। सो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बराबर हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जीरो था, तो इसका मोमेंटम हमारे पास इनिशियल क्या हो गया है, जीरो। सो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हमारे पास बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, यानी स्केटर प्रोटॉन का। सो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हमारे पास बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ऑफ स्केटर। स्केटर ये वाला स्केटर है, ये वाला इंसिडेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया किस चीज़ का, मोमेंटम का। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारे पास जो मोमेंटम का प्रोटॉन है वो ये हमारे पास मोमेंटम बराबर है एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसको भी आप लोग याद रख लें। सो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा E डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी प्लस ई डैश डिवाइड बाई सी। सो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो E डिवाइड बाई एम नॉट सी है सारी ये हमारे पास E नहीं है, दिस इज H डिवाइड बाई एम नॉट सी, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर हमारे पास है H डिवाइड बाई एम नॉट सी। ये H डिवाइड बाई एम नॉट सी हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर वन माइनस कास थीटा है, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट हमारे पास क्या है, नहीं है। लेफ्ट साइड पर वेवलेंथ है और राइट साइड पर H डिवाइड बाई एम नॉट सी है। सो H डिवाइड बाई एम नॉट सी और लेमडा दोनों का यूनिट हमारे पास मीटर होगा ऐसा ही, और दोनों का डायमेंशन भी हमारे पास L होगा। सो एमसीक्यूज में आ सकता है कि H डिवाइड बाई एम नॉट सी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, सो इसका डायमेंशन हमारे पास L होगा। और ये H डिवाइड बाई एम नॉट सी, यहाँ पर H हमारे पास कांस्टेंट है, ये H M C ये तीनों हमारे पास क्या है, ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट, सब हमारे पास कांस्टेंट है। अगर इसमें हम वैल्यू लगा लें SI और फिर कन्वर्ट कर लें नैनोमीटर में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.004243। सो ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाती है 0.00243। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी वाला, वो उसको डिराइव करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पर देख ले, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कास थीटा। अब ये डेल्टा लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्केटर माइनस इनिशियल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन, जो बराबर है H डिवाइड बाई एम नॉट सी और वन माइनस कास थीटा। अब फिर इसको देख ले, अब यहाँ पर आप लोग देख लें वेवलेंथ जो हमारे पास है, वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पर ऊपर इक्वेशन को देख लें, वेवलेंथ V इज इक्वल टू एफ लेमडा है। अब इस इक्वेशन को हम लोग जो है, ये वेवलेंथ का इक्वेशन है, इसको हम रीअरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। सो एफ हमारे पास बन जाएगा V डिवाइड बाई लेमडा, और प्रोटॉन जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, सो एफ के बजाय हम C बाई लेमडा लिख सकते हैं, या लेमडा के बजाय हम C बाई एफ लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा स्केटर प्रोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्केटर प्रोटॉन माइनस C डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, इस साइड से C कांस्टेंट ले रहे, सो वन ओवर एफ एस माइनस वन ओवर एफ आई इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कास थीटा। अब ये जो C है इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें, तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा वन ओवर एफ एस माइनस वन ओवर एफ आई इज इक्वल टू H डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू सी। एक C ये है, एक C ये है, तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा वन माइनस कास थीटा। अब अगर आप लोगों ने स्केटर प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये माइनस है इस साइड पर आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा वन ओवर एफ एस इज इक्वल टू वन ओवर एफ आई प्लस H डिवाइड बाई एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कास थीटा। सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई किस चीज़ की, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फ्रीक्वेंसी के लिए, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्केटर प्रोटॉन, टू फाइंड एफ एस। अब ये डेरिवेशन हमारे पास इजी था, इसलिए मैंने सॉल्व किया ताकि आप लोग को
ओरिजिनल इक्वेशन अगर याद हो तो इससे आप इजीली जो है एंट्री टेस्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट विल ओनली टेक 2 to 3 मिनट्स। सही है। सो शॉर्ट शॉर्ट डिराइवेशन आप लोग याद रखें। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि फार्मूले में हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटॉन आ जाता है और वो क्या करता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हिट कर देता है। ये इंसिडेंट प्रोटॉन है और स्कैटरिंग के बाद ये इस क्या होता है, बहुत ही रेयर केसेस में कि ये भी इसी डायरेक्शन में चला जाता है। सो दोनों का एंगल क्या है, सेम है। अब ये भी हो सकता है एक और केस, जब इंसिडेंट प्रोटॉन आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया और स्कैटर, और फिर ये जो प्रोटॉन है ऊपर चला गया। यानी यहाँ पर आप लोग देख लें, इनिशियल और स्कैटर का हमारे पास आपस में एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। या इस तरह हो जाए कि एक प्रोटॉन हमारे पास आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे, और हिट करने के बाद ये दोबारा जो है उसी डायरेक्शन में, अपनी ही डायरेक्शन में आ जाए। यानी पहले ये राइट वाइज जा रहा था और स्केटर लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, यानी उसके बीच एंगल क्या हो गई, 180 डिग्री हमारे पास हो गई। तो हर केस में आप लोग एच फाइंड कर ले। तो एच आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये बहुत ही यूनिक केस है मिनिमम मैक्सिमम वाला। यहाँ पर आप लोगों ने थीटा लिखनी है। अगर इंसिडेंट और स्कैटर प्रोटॉन हमारे पास दोनों पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर आप लोग इसको जब सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग भी इसको सॉल्व किया करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देख लें, लेट सपोज दोनों हमारे पास पैरेलल हो, दोनों हमारे पास क्या हो, केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो याद रखिए साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कास 0 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। डेल्टा लेमडा बनेगा एच डिवाइड बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह है, एक वेव यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में चला जाए, इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में चला जाए। तो ये बहुत ही रेयर केस है, यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, तकरीबन यहाँ पर कोलिजन होगा ही नहीं। सो अगर हमारे पास स्कैटर और निशत दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो, तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास क्या आएगा, 0। केस नंबर 2 को आप लोग देख लें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए आप लोग याद रखिए कि कास 90 हमारे पास बराबर है 0 का। तो इक्वेशन में आप लोग क्या कर ले, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस, यहाँ पर कास थीटा की बजाय 0 लिखे, 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगा एच डिवाइड बाई एम नॉट सी। अब ये एच डिवाइड बाई एम नॉट सी हमारे पास क्या है, ये एच डिवाइड बाई एम नॉट सी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, इट इज कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू है। और एच डिवाइड बाई एम नॉट सी को जब हम फाइंड करते हैं तो 0.00243 नैनोमीटर है। ये हमारे पास क्या है, 0.00243, 0.00243 ऑटो टू पिको नैनो, 18 15 12 9 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये इसकी वैल्यू है। अगर इसको हम कांस्टेंट आंगस्ट्रॉन में लिख ले, तो हमारे पास 1 आंगस्ट्रॉन बराबर है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम, ये इलेक्ट्रॉन एक राइट में शिफ्ट होगा तो हमारे पास बनेगा 0.0243 मल्टीप्लाई बाई ये 10 टू द पावर माइनस 9 जो है, ये माइनस 10 बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.0243 आंगस्ट्रॉन। तो ये आंगस्ट्रॉन में वैल्यू हो गई और ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर में हो गई। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने जो है याद रखनी है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप लोगों को कहे कि एक वेव हमारे पास आ गया और उसने जो है स्कैटर और इंसिडेंट का एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा, 0.00243 नैनोमीटर, कितना 0.0243, कितना एक कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्पेशल केस 90 डिग्री वाला, जब हम 180 डिग्री वाला, जब हमारे पास इंसिडेंट प्रोटॉन आ जाए और वो इस इलेक्ट्रॉन को हिट करे और हिट करने के बाद ये अपनी ही डायरेक्शन में वापस चला जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर कास थीटा के बजाय हम लोग क्या लगाएंगे,
यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री हमारे पास बराबर है -1 का। सो चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइड बाई m नॉट c, 1 माइनस -1। सो हमारे पास 1 माइनस -1 बन जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आएगा 2h डिवाइड बाई m नॉट c, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.00243 नैनोमीटर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.002, 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 नैनोमीटर, या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0, अब अगर इसको हम आंगस्ट्रॉन में लिख ले, ये एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 0.0486 आंगस्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज आप लोग MCQs के लिए याद रखें, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि when theta is 0 डिग्री, when theta is 90 डिग्री, when theta is 180 डिग्री, तो चेंज इन वेवलेंथ किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन वेवलेंथ एट डिफरेंट एंगल्स, ये हमारे पास बराबर होगी 0 डिग्री, 0 नैनोमीटर, ये हमारे पास आएगी h डिवाइड बाई एम नॉट सी, और नीचे 180 के डिग्री में 2h डिवाइड बाई एम नॉट सी। सो यहाँ पर देख लें ये हमारे पास मैक्सिमम है और ये हमारे पास 0 है। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि अगर इस मैक्सिमम का मैं हाफ ले लूँ, 1/2 ऑफ मैक्सिमम, 1/2 ऑफ मैक्सिमम क्या है? 1/2 ऑफ 2h डिवाइड बाई एम नॉट सी। तो ये हमारे पास दोबारा h डिवाइड बाई एम नॉट सी आएगा, जो ये वैल्यू है। सो हाफ ऑफ मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा, और मैक्सिमम हमारे पास 180 डिग्री पर होगा, और 0 हमारे पास 0 डिग्री पर होगा। सो कॉम्पटन वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा? MCQs में आ जाए तो आप लोगों ने 180 डिग्री जो है मार्क करना है। अब की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें कि कॉम्पटन स्कैटरिंग हमारे पास डोमिनेट्स इन इंटरमीडिएट एनर्जीज। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एनर्जी कम होगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास तब होगा जब एनर्जी कम होगी। लेट्स सपोज 0.512 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी हमारे पास कम है, तो हमारे पास फिर फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा। अब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो फिर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन अकर होगा। अगर हमारे पास एनर्जी इतनी है कि 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की एनर्जी है, तब हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट अकर होगा। सो इसके लिए इंटरमीडिएट की एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी पेयर प्रोडक्शन अकर होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। लेकिन अगर एनर्जी इंटरमीडिएट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काफ़ी नहीं है और पेयर प्रोडक्शन के लिए, तो फिर हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर होगी। सही है। अब यहाँ पर एग्जाम के लिए कॉमन कुछ ट्रिक्स है जो आप लोगों ने याद रखें। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट वेवलेंथ, कि कॉम्पटन शिफ्ट इंसिडेंट वेवलेंथ पर डिपेंड करती है कि नहीं। सो याद रखिए कॉम्पटन शिफ्ट इज चेंज इन वेवलेंथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन h डिवाइड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि चेंज इन वेवलेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? h तो कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता। m नॉट और c तीनों तो कांस्टेंट है, फार्मूले में जस्ट थीटा चेंज होती है। सो कॉम्पटन वेवलेंथ ओनली थीटा डिपेंडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है। इसका इनिशियल वेवलेंथ के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सही है। सो अगर इनिशियल वेवलेंथ आप इंक्रीज कर ले या डिक्रीज कर ले, चेंज इन वेवलेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चेंज इन वेवलेंथ ओनली डिपेंड अपॉन द थीटा। द कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्व विद विजिबल वेवलेंथ। कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल में ऑब्जर्व होता है, तो नो इट इज टोटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? कॉम्पटन जो इफेक्ट तब ऑब्जर्व होगा एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। एनर्जी कम होगी तो फिर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस। मैक्सिमम 180 डिग्री पर होगा और मिनिमम हमारे पास 0 डिग्री पर होगा, ये आप लोग याद रखें। मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? 0.0486 आंगस्ट्रॉन। सही है। और मिनिमम क्या है? मिनिमम 0 है। अब कॉम्पटन सपोर्ट वेव थ्योरी, नो, कॉम्पटन सपोर्ट जो है वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। इट इज़ द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या है? हम कहते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, ये एक पार्टिकल आ गया और इसने कोलिजन किया इलेक्ट्रॉन के साथ, जो हमारे पास दूसरा पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन इस डायरेक्शन में चला गया और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया। इट इज़ टोटली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो है कंजर्व होती है। सही है। न्यूमेरिकल शॉर्टकट के लिए क्या करना है? डेल्टा लेमडा अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप लोग
ईटा के लिए फिर इस तरह ना करें कि एच की वैल्यू पुट कर ले 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस दूमरा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस दूमरा। ये सारा प्रोसीजर आप लोगों ने स्किप करना है। आप लोगों ने डायरेक्टली 0.00243 नैनोमीटर वैल्यू लिखनी है। सही है, इक्वेशन में आप लोगों ने डायरेक्टली यूज करना है। इन कॉम्पटन एपेक्स स्कैटरिंग द प्रोटॉन इज ऑब्जर्व्ड एंड इमिटेड। आपको कहेंगे कि यह आया ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत, कि एक प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन को स्केट किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको ऑब्जर्व किया, फिर रीएमिट किया, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ये होल प्रोसीजर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वाला है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट। इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में यहाँ पर याद रखिए, जब भी हम पेयर टर्म यूज़ करते हैं, पेयर मीन टू और प्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस, यहाँ पर दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है। और पेयर हम मोस्टली इन चीज़ों को कहते हैं जो हमारे पास सेम हो। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन में इस तरह होगा कि एक प्रोटॉन हमारे पास होगा, ये हमारे पास एक प्रोटॉन है। सो एक प्रोटॉन हमारे पास डिवाइड होता है और हमारे पास प्रोड्यूस करता है, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। यानी एक प्रोटॉन जब कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास ये होगा कि एक एनर्जेटिक प्रोटॉन जो है जब एक न्यूक्लियस से टकराएगा तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें प्रोड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे पास। यहाँ पर ये नोट कर ले, इसका चार्ज सिर्फ नेगेटिव है और इसका चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पर देख ले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज हमारे पास सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है। जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में हमारे पास मास भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। अब पेयर प्रोडक्शन में आप लोग नोट कर ले कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है फॉलो करेगा। यहाँ पर जो एनर्जी होगी प्रोटॉन की, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में? ये कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। यानी प्रोटॉन की एनर्जी ये बराबर हो जाएगी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। सही है, तो ये आप लोगों ने नोट करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर देख ले, एक पॉजिट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास मिनिमम एनर्जी 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी 0.512 है। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन के लिए याद रखें 0.512 प्लस 0.512, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1.024। सो ये गोल्डन नंबर आप लोगों ने याद रखना है, बड़ा बड़ा पेयर प्रोडक्शन के साथ लिख के 1.024, ये मिनिमम एनर्जी है। इससे कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पॉसिबल नहीं है और इससे ज़्यादा पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हमारे पास क्या होगा? पॉसिबल होगा। सही है, तो एनर्जी हमारे पास किस चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए? 1.024 से एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमारे पास तीन केसेस हैं। सही है, जब एनर्जी हमारे पास गिवन होगी तो यहाँ पर प्रोटॉन की एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, अगर एनर्जी तो है या हमारे पास एनर्जी जो है ये 1.024 से या तो कम होगी या एनर्जी जो है ये 1.024 के बराबर होगी और या ये एनर्जी जो है हमारे पास ज़्यादा होगी 1.024 से। तो इन तीन केसेस में हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पर नोट कर ले, अगर एनर्जी हमारे पास 1 है तो ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, देयर विल बी नो पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर बिल्कुल पेयर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अब अगर एनर्जी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो यहाँ पर नोट कर लें कि अगर एनर्जी इक्वल है तो यहाँ पर एक प्रोटॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन में, लेकिन इसकी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में खर्च हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पर पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन होगा, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर अगर एनर्जी 1.024 से ज़्यादा है, लेट सपोज ये हमारे पास 2.024 है, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब ये प्रोटॉन आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन में। तो ये 1.024 एनर्जी इस प्रोसेस में रेस्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ये बाकी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन शर्त ये नहीं है कि दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बस एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सही है। तो बाकी एनर्जी अपीयर हो जाएगी। लेट सपोज अगर एमसीक्यूज में आप लोगों को कहें कि हमारे पास एनर्जी जो है ये 2.024 था और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जो है प्रोड्यूस हो गए और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर देख ले, ये प्रोटॉन था, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो इसका रेस्ट मास बन गया 0.512, इसका 0.512 बन गया। बाकी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी काइनेटिक हो जाएगी, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बन जाएगी। आप इन सब एनर्जीज को ऐड कर ले तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.024। सो ईच की हर एक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलकर देख ले तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। यहाँ पर ये एक प्रोटॉन था, ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एज अ होल क्या हो गए, ये भी एज अ होल न्यूट्रल बन गए। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन जो है ये बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इस तरह कंजर्व होगा। और थ्रेशोल्ड के लिए एनर्जी तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में इस तरह पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो या 2 पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो, तो यहाँ पर देख ले ये जो प्रोटॉन हमारे पास आता है इस तरह नहीं होगा कि सही कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो या हमारे पास 2 पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो। तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक पॉजिट्रॉन आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर रिजल्टेंट का पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट का नेगेटिव, ये पॉसिबल है बिकॉज रिजल्टेंट हैज़ नो नेट चार्ज, सही है। तो दोनों के चार्जेस अपोजिट है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन देगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि नियर बाय एटॉमिक न्यूक्लियस किस लिए रिक्वायर्ड है, याद रखें कि ये मोमेंटम के लिए रिक्वायर्ड है बिकॉज प्रोटॉन का हमारे पास कोई रेस्ट मास नहीं है। और प्रोडक्शन के लिए अकरेंस के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 1.02 चाहिए, सही है। अब अगर ये आप लोगों को देख लें कि अगर हमारे पास एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन हो और पेयर प्रोडक्शन हो जाए तो हमारे पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी हमारे पास लेस है थ्रेशोल्ड से, तो एनर्जी को छोड़े बिल्कुल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पेयर प्रोडक्शन ही नहीं होगा। कभी अगर हम सिक्यूज में दे दे कि 1 के बजाय 2 मेगा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, 2 में से 1.02 खर्च हो जाएगी, बाकी जो रह जाएगी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जो है डिवाइड हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ये अपीयर हो जाएगी दोनों की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है पेयर इनहिलेशन। पेयर इनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन का उल्टा है। वहाँ पर एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दे देता, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलता है और हमें क्या देते हैं, हमें दे देते हैं प्रोटॉन। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि पेयर प्रोडक्शन में एक प्रोटॉन हमारे पास होता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है हमारे पास आता है। यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन आएगा लेकिन प्रोटॉन जो है एक के बजाय यहाँ पर 2 प्रोड्यूस होंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर कॉमन ट्रिक ये लोग यूज़ करते हैं। अब 2 प्रोटॉन हमारे पास किस वजह से प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर देख ले कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक पॉजिट्रॉन यहाँ पर आ गया, इसका भी मोमेंटम है, इसका भी हमारे पास क्या है मोमेंटम।
अब दोनों जब कोलिजन करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसका नेट मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसकी कोलिजन होगी और कोलिजन तब होगी जब ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को मूव करते हैं, तो दोनों का मोमेंटम भी अलग होगा, सो नेट मोमेंटम ज़ीरो बन जाएगा। अब लेट सपोज एक प्रोटॉन बन जाए, तो एक प्रोटॉन जब इस तरफ मूव करेगा तो ये इसकी मोमेंटम बन जाएगी, अगर प्रोटॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मोमेंटम बन जाएगी। सो लिहाजा पहले मोमेंटम ज़ीरो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास अब भी मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। सो दो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, एक का मोमेंटम अगर अपवर्ड है तो दूसरे का मोमेंटम डाउनवर्ड, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, नेट मोमेंटम हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। सो याद रखिए कि टू प्रोटॉन्स हमेशा हमारे पास प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर से, सही है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है पेयर इनहिलेशन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलता है और दो प्रोटॉन हमारे पास बन जाते हैं। अब यहाँ पर देख ले एमसीक्यूज में आएगा कि वाई टू प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर मोस्ट वही पाते हैं हमारे पास मोमेंटम। अब तीन प्रोटॉन भी आ सकते हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पर चला जाए, एक यहाँ पर चला जाए, एक यहाँ पर, तो आप लोग ऐड कर ले 1 2 3, तो अगेन नेट मोमेंटम ज़ीरो हो गया। तो तीन भी है लेकिन तीन हमारे पास क्या है, याद रखें कि ये हमारे पास रेयर केसेस में आते हैं, सही है। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आएगा तो यहाँ पर दोनों की एनर्जी क्या होगी, 1.022 होगी और दो प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, तो दो प्रोटॉन में से ये डिवाइड हो जाएगी। अब एनर्जी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तो है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन हम कहेंगे लेट सपोज इसकी ये बहुत स्लो मोशन कर रही है और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर है, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी 0.52 है, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है 0.512। अब जबकि दो प्रोटॉन रिलीज होंगे तो उन प्रोटॉन की भी एनर्जी हमारे पास क्या होगी 0.512 0.512, ये हमारे पास मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है। अगर आप लोगों को कहे कि मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितनी पॉसिबल है पेयर इनिलेशन में पेयर, तो यहाँ पर इतनी पॉसिबल है, सही है। अब लेट सपोज यहाँ पर एक इनके साथ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो प्रोटॉन बनेंगे इनकी एनर्जी फिर हमारे पास क्या होगी, इनकी एनर्जी फिर हमारे पास 0.512 से ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों को कहे कि इन अ प्रोसेस, यहाँ पर आप लोगों को देख लें कि इन अ प्रोसेस ऑफ पेयर इनहेलेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन अ प्रोसेस ऑफ पेयर इनहेलेशन प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, 0.550 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.612 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, 512 से कम पॉसिबल नहीं है, 612 भी पॉसिबल है लेकिन 512 मिनिमम वैल्यू है, सही है। तो अगर एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने पॉइंट्स याद कर लिए है, मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 0.512। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर ये प्रोटॉन रिलीज हो गया तो इसकी जो एनर्जी है ये बराबर है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई हम कहते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ, फिर ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा, और यहाँ से अगर हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं तो ई एच सी बाई ई, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई एनर्जी है। अगर इस इक्वेशन से हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर ले 0.512 या 511 मेरे इलेक्ट्रॉन को के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर ये वेवलेंथ आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है 2.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। अब याद रखें कि ये कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, ये वही वैल्यू है जो हम लोगों ने h डिवाइड बाई एम नॉट सी में डिस्कस किया था, ये वही h डिवाइड बाई एम नॉट सी कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है। तो दिस ये एक इजी पॉइंट था लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। सो दिस वाज पेयर इनहेलेशन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है आते हैं और दो प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। और ये हमारे पास एनर्जी है। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन की एनर्जी होनी चाहिए 1022 या 24, और यहाँ पर जो प्रोटॉन रिलीज होता है उनकी मिनिमम एनर्जी 0.512 होती है। ये दो कन्फ्यूजन पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर 1.24 एनर्जी चाहिए मिनिमम इस प्रोटॉन के लिए,
ताकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस हो, और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी इतनी प्रोटॉन वाली प्रोड्यूस होती है। डिब्रागली को जस्ट टच दे दे। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ये सिलेबस में डायरेक्ट इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये डिब्रागली हाइपोथेसिस को हम टच दे देते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिब्रागली हमारे पास एक साइंटिस्ट था। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्प्टर इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन की बात, ये साबित हुआ कि वेव जो है इट एक्ट इज अ पार्टिकल, कि वेव जो है पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। तो डिब्रागली ने कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट करता है तो पार्टिकल भी क्या करेगा, वेव की तरफ एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है, ये एक पार्टिकल है, तो ये भी हमारे पास, इसको भी चाहिए कि वेव जो है वेव की तरह एक्ट कर ले, और इसका भी, इस बॉल का भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए। अब डिब्रागली ने इसको जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किया। उसने कहा कि हर चीज़ जो है अगर पार्टिकल है तो ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट करेगा, लेकिन पार्टिकल के साथ साथ इट विल आल्सो एक्ट एज अ वेव। अगर वेव की तरह एक्ट करेगा तो इसका एक वेवलेंथ होगा, और वो वेवलेंथ बराबर होगा h/p। ये हमारे पास डिब्रागली फार्मूला है। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर पेपर में आ जाए कि मोमेंटम जो हमारे पास है, यहाँ पर एक मिसयूज में लिख लेता हूँ कि मोमेंटम, तो हम लोग कहते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। अब अगर आप लोग को कहे कि प्रोटॉन का मास 0 है, रेस्ट मास, उसकी मोमेंटम 0 है, तो अगर प्रोटॉन का मास 0 है सो P इज इक्वल टू mv। यहाँ पर मैं 0 और v लिखूँ तो 0 आएगा, तो आपको कहेगा कि प्रोटॉन का मोमेंटम 0, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इसका मोमेंटम 0 नहीं है, बल्कि इसका मोमेंटम लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पी, P इज इक्वल टू h डिवाइड बाई लैम्डा। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं दिस इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, या P इज इक्वल टू E डिवाइड बाई C, जहाँ पर E हमारे पास क्या है, एनर्जी है, C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, या लाइट स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है। सो प्रोटॉन का मोमेंटम हमारे पास होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है। सबसे पहले ये फार्मूला जो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p है, ये हम तब लोग यूज़ करेंगे व्हेन मोमेंटम इज गिवन, जब हमारे पास क्या गिवन हो, व्हेन मोमेंटम इज गिवन। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमें पता है कि P इज इक्वल टू mv, सो ये फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। ये तब हम लोग यूज़ करेंगे जब मास और वेलोसिटी गिवन हो। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास इतना है, इतनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, आप लोग इसका वेवलेंथ फाइंड कर ले। या इलेक्ट्रॉन का जो है, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसका मास गिवन हो और इसकी वेलोसिटी गिवन हो, तो इस फार्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर देता है, तो यहाँ पर आप लोग देख ले, हम लोगों ने कहा था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, यानी mv² बराबर होगा qvb। अब यहाँ पर v तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से v हम लोग फाइंड कर ले तो qvr डिवाइड बाई m, तो ये हम लोग वेलोसिटी के बजाय इक्वेशन में ये भी लिख सकते हैं। सो यानी लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू p की बजाय m, और v की बजाय लिख ले qvr डिवाइड बाई m, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, h डिवाइड बाई qvr, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल आप लोगों को मेंशन है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक ख़ास रेडियस में रोटेट कर रहा है, तब आप लोग इसका वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, तब ये फार्मूला है। इसी तरीके से एक और फार्मूला भी है, यहाँ पर आप लोग देख ले, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p, ये तो हो गया। फिर लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p की बजाय mv, ये भी हो गया। अब ये h डिवाइड बाई p मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये था कि मोमेंटम बराबर है p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। सो इस इक्वेशन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं h डिवाइड बाई √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले के बाद यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये भी नोट कर ले, इफ द स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेज, अगर स्पीड इंक्रीज होगा वेवलेंथ
क्या होगा? सो ये इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम वी। इस फार्मूले के मुताबिक वेवलेंथ जो है ये वेलोसिटी को क्या है इन्वर्स, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, तो ये ईटा में एमसीक्यूज आया था, इससे इसके चांसेस है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन इसको रीड दे देते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल गिवन हो और इस चार्ज पार्टिकल को ये पोटेंशियल एक दो प्लेट्स हम ले लें, यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर ले, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो जाए, तो इस केस में क्या फार्मूला होगा? ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, वर्क डन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू। इस फार्मूले में हम ई भी लिख सकते हैं एच डिवाइड बाई 2m वी क्यू। सही है, ये आप लोग नोट कर ले ये फार्मूला। इसी तरह अगर मूविंग पार्टिकल मूविंग एट टेम्परेचर टी, अगर एक टेम्परेचर गिवन हो एक पार्टिकल का जहाँ पर के फोर्समैन कांस्टेंट है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर एक पार्टिकल वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले ग्राफ्स के, तो यहाँ पर देख ले लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को। सो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका ग्राफ, इन्वर्स का ग्राफ हमारे पास इस तरह आता है। इसी तरह यहाँ पर देख ले इस फार्मूले के मुताबिक, सेकंड फार्मूले के मुताबिक ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम को, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो ये वेलोसिटी को भी इन्वर्सली है। इसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर पी, और पी बराबर है एच डिवाइड बाई पी, और पी बराबर है अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी को भी क्या है, इन्वर्सली है इस इक्वेशन के मुताबिक। इसी तरह जो भी आप लोग ले रहे वोल्टेज ले रहे तो वोल्टेज का भी इन्वर्स है, टेम्परेचर ले रहे टेम्परेचर का भी इन्वर्सली है, तो इन सब चीज़ों का ये क्या है, इन्वर्सली है। ऊपर डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास एच है प्लैंक कांस्टेंट, सो जो भी चीज़ आ जाए उन सबको ये क्या है, इन्वर्सली है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले रेशो, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, सेम मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी, ये अगर मेंशन हो तो यहाँ पर देख लें वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मोस्टली आता है। सो व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जबकि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। अब रेशियो को देख ले, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो वो इक्वेशन आप लोग यूज़ करेंगे जिसमें वेलोसिटी होगी। सो इस इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी, नंबर फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी। इस इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, मास। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास को क्या है, इन्वर्सली है। इस इक्वेशन में चार्ज नहीं है तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4:1। अगर कांस्टेंट मोमेंटम हो वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो मोमेंटम, तो दूसरे फार्मूले को देखें लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। अगर p को इन्वर्सली है, यहाँ पर p कांस्टेंट है, तो दूसरे फार्मूले में फिर मास और चार्ज कोई नहीं है, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन जो है ये बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसकी जो है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो वो इक्वेशन यूज़ कर ले जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो h डिवाइड बाई अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देख ले जब काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो ये मास को क्या है, इन्वर्सली है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो वेवलेंथ ऑफ अंडर द रूट प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल की मास कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रूट 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2:1। सही है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लें। जब हमारे पास क्या हो, पेपर में आ जाए कि द रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर आप लोगों ने मोस्टली जो है कांस्टेंट, जब वेलोसिटी सेम हो तो यहाँ पर 4:1 आंसर आएगा, जब मोमेंटम सेम हो 1:1 आएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो 2:1 आएगा। सही है।
सो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है. दिस वाज ऑल अबाउट द मडाना मॉडल फिजिक्स.